ये लेक्चर रिकॉर्ड होगा, सबको मिल जाएगा, ठीक है ना। हम ट्राई कर रहे हैं कि जैसे जिसका किसी का भी क्लास छूट जाए तो उसको मिल जाए। ठीक है, चलिए। हार्मोन इन एनिमल्स, ये हमें पढ़ना है, तो इसके बारे में लिख लीजिए बच्चों। ये केमिकल मैसेंजर होते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में लिख लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं। एक बार इनको लिख लीजिए कि दीज आर द केमिकल मैसेंजर secreted in very small amounts by specialized tissue called ductless glands. They act on target or organs usually away from their source. ठीक, ठीक है ना, लिख लीजिए इसके बारे में, हार्मोन्स क्या होता है, फिर एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं चीजों को। ठीक है, हार्मोन्स इन एनिमल्स, ठीक है बच्चों। लिख लिया यहाँ तक? सुनो एक बात बताते हैं, यहाँ तक लिख लिया ना, अवे फ्रॉम देयर सोर्स, इसका मतलब समझो, देखो एक बात बताते हैं। ठीक है, देखो हमारे बॉडी में दो तरीके का एक्शन होता है। एक एक्शन होता है न्यूरॉन से, न्यूरॉन वाला एक्शन देख लिया था, न्यूरॉन से होता है डायरेक्ट। तो न्यूरॉन वाला एक्शन जो होता है वो टारगेटेड होता है, ये किसी एक जगह के लिए स्पेसिफाइड होता है। जैसे मुझे हाथ हटाना है, तो यहाँ वाला न्यूरॉन एक्टिव होगा, हाथ के पास वाला न्यूरॉन एक्टिव होगा। तो डायरेक्ट सिग्नल ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए इस हाथ वाले मसल के पास सिग्नल जाएगा, या न्यूरॉन वहीं पे लेके जाएगा। लेकिन हार्मोन क्या होता है? हार्मोन केमिकल होता है जो ब्लड में सिक्रीट होता है ज्यादातर केस में। देखो हार्मोन भी दो प्रकार का, या ग्लैंड्स, जिनसे हार्मोन निकलता है उनको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स। ग्लैंड्स मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसा कोई थैला है जिसके अंदर हार्मोन रखे हुए हैं। उनको हम क्या बोलना है? ग्लैंड्स। ठीक है ना। ग्लैंड्स क्या होते हैं? वो जगह होते हैं जहां पे हार्मोन्स रखे होते हैं। ठीक है बच्चों। तो ग्लैंड्स क्या होते हैं? तो अभी हम लोग देखो दो प्रकार का ग्लैंड्स होता है, एक होता है इंडोक्राइन और एक होता है एक्सोक्राइन। क्या होता है? इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। आप लोग को डिटेल में नहीं पढ़ना है ये, मैं ऐसे बता रहा हूं। आप लोग के केस में ज्यादातर केस में आप लोग को एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ना है, ठीक है ना। कौन सा ग्लैंड पढ़ना है? एंडोक्राइन। एक ही ग्लैंड, एक ग्लैंड, बाकी देखेंगे जितने भी पढ़ेंगे सब एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड आपने पढ़ा है, मैं बताऊंगा कहाँ आपने पढ़ा है, लेकिन आप पढ़ चुके हैं लाइफ प्रोसेसेस में। एक्सोक्राइन ग्लैंड आप पढ़ चुके हैं। अर्सिया, हम लोग बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हार्मोन्स इन एनिमल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, चीजों को ध्यान दें। ठीक है, तो इसमें बताया था कि जैसे दो तरह का हार्मोन्स क्या होता है? केमिकल। अब इसको सेक्रेट करने वाले जो प्लेसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स। ग्लैंड्स मतलब आप समझ सकते हैं, थैले हैं, छोटे छोटे बैग्स हैं जो कि मसल्स के हैं, जो स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से बने हैं, जो कि हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, हार्मोन्स उनके अंदर से निकलते हैं। तो हार्मोनल सिस्टम या ग्लैंड्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, एक एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन। देखो बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं? वो अपना केमिकल ब्लड के अंदर छोड़ देते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड मान लो तुम्हारा यहाँ हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एकदम ब्रेन के पास है, ठीक है ना, बीच में है, मैं दिखा नहीं सकता, वो बीच में है बिल्कुल, मिड ब्रेन में होता है, पढ़ा है ना हमने। तो मिड ब्रेन में होता है। तो अब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ने सिक्रीशन किया, वो सिक्रीशन अपना किसके अंदर करेगा? ब्लड के अंदर। किसके अंदर करेगा? ब्लड के अंदर। तो अब ब्लड जो है बेटा, ब्लड हमारे बॉडी के हर पार्ट में जाता है। तो अब वो केमिकल उसने छोड़ा, मान लीजिए बेटा किसी स्पेसिफिक पार्ट के लिए छोड़ा, लेकिन वो पूरे ब्लड को मिलता है और ब्लड से हर जगह जाता है। तो हार्मोन क्या करते हैं? जो इन ऐसे ग्लैंड्स को, जो अपना केमिकल, जो अपना हार्मोन ब्लड के अंदर छोड़ देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन से ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड। बच्चों लिखा ना एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब ऐसे ग्लैंड्स जो अपने केमिकल को ब्लड के अंदर छोड़ देते हैं, वो एंडोक्राइन होता है। ऐसे ग्लैंड्स जो अपने केमिकल को पाइप के थ्रू एक पर्टिकुलर प्लेस पे छोड़ते हैं,
उनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। समझ में आ रहा है? मतलब उनके अंदर एक डक्ट होता है, पाइप को क्या बोलते हैं, डक्ट। वो डक्ट के थ्रू एक पर्टिकुलर प्लेस पे जब छोड़े तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ, लाइफ प्रोसेसेस में। क्या क्या चीजें एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर होता है, एक्सोक्राइन के जैसे स्टमक के अंदर निकलता है कि नहीं, निकलता है ना, डाइजेस्टिव जूसेस निकलता है ना, 3 निकलता है उसके अंदर, आप लोगों को पेप्सिन एंजाइम्स निकलते हैं कि नहीं, पेप्सिन। फिर आपने देखा था पैनक्रियाज से भी निकलता है, पैनक्रियाज से भी निकलता है जो एसिडिक मीडियम को, एसिडिक पैनक्रियाज से भी निकलता है जो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन का, है ना। पाइल जूस से भी निकलता है, गाल ब्लैडर से भी निकलता है। तो वो सब क्या है, एक पाइप के थ्रू आते हैं या एक आर्गन में आते हैं। जैसे इंटेस्टाइन के अंदर भी ग्लैंड्स होते हैं, आंत के अंदर भी आपके ग्लैंड होते हैं, लेकिन वो ग्लैंड एक पर्टिकुलर आर्गन को इफेक्ट करते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि पूरे बॉडी के अंदर इफेक्ट डालता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अंतर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन बार बार वर्ड आएगा एंडोक्राइन एंडोक्राइन एंडोक्राइन, तो आपके दिमाग में कि एंडोक्राइन क्या है। तो इसीलिए मैंने बता दिया, एक्सोक्राइन मतलब पाइप लगा के जिस जगह पे टारगेट है अपना, जहां पे काम होना है वहीं पे सिक्रीशन छोड़ना, डक्ट लगा के वहीं पे सिक्रीशन छोड़ना। ठीक है बेटा, डक्ट लगा के वहीं पे सिक्रीशन छोड़ना जहां पे नीड है, दैट इज योर एक्सोक्राइन। लेकिन विदाउट डक्टलेस हो, मतलब बिना डक्ट के हो, ब्लड में सिक्रीशन छोड़ देना, दैट इज एंडोक्राइन। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ब्लड में छोड़ देना मतलब एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। डायरेक्ट डक्ट लगा के वही छोड़ना जहां जरूरत है, एक्सोक्राइन। तो तो अभी हम रीस्टार्ट ज्यादा, हाँ, करते हैं। हाँ बेटा, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में बता रहे हैं। अभी देखो समझ में आ जाएगा। अभी हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, जिनका सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में, अभी थोड़ा सा ही पढ़ा है कमजोर, ठीक है ना। तो देखो एंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी में क्या क्या है, तो इसके बारे में लिख लीजिए, यहां तक आपने लिख लिया था। दीज आर द केमिकल मैसेंजर। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत? केमिकल बहुत कम मात्रा में सिक्रीट होते हैं, स्पेशलाइज टिश्यू से सिक्रीट होते हैं, और डक्टलेस हाँ, ग्लैंड्स। मुझे प्लांट्स वाले में एक डाउट थी। प्लांट सेल में क्या डाउट था गुंजन? सर जैसे इंसेक्टिवोर बचपन से था कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जैसे वीनस फ्लाईट्रैप, जैसे ही हाँ कोई हाँ, इंसेक्टिव फ्लाई आता है तो वो मुंह बंद करके उसको खा ये वाला जाता लिख है। लीजिए, हाँ ये वाला लिख हाँ, लीजिए। तो फिर लेकिन उसमें तो लीव्स और प्लांट्स के तो कोई वो मसल्स या फिर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते ही नहीं है, तो वो इतना बड़ा चीज जाता जाता नहीं कहाँ पे? बेटा, वो उनके अंदर भी एंजाइम एक्शन ही होता है। जब वो अपने डक्ट के अंदर ले लेते हैं तो उनका ब्रेकडाउन एंजाइम एक्शन से ही होता है, तो फिर केमिकल से नहीं ब्रेक होता। डाउन होके जो थोड़े पार्ट्स में बचा तो वो जाता कहाँ है बेटा एग्जैक्टली? जैसे, हाँ बेटा, वो जैसे होता है ना कि उनके अंदर बहुत हार्ड एंजाइम होते हैं, उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। हाँ। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट है, चावल है, तो चावल का बेटा जब हम लोग राइस खाते हैं, तो राइस का फाइनल ब्रेक डाउन हो जाता है एकदम कार्बन में, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, ग्लूकोज जिसको आप कहते हैं। राइस होता है, उसके अंदर स्टार्च होता है, स्टार्च से कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट भी टूटता है, फिर ग्लूकोज, ग्लूकोज के अंदर क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये फर्दर ब्रेक डाउन होता रहता है, ऐसे एंजाइम, एंजाइम का काम ही होता है ब्रेक डाउन करना। ठीक है ना। तो कुछ समय बाद उनका कुछ भी, जैसे आप इसका एग्जांपल सिंपलिस्ट में समझिए, मिट्टी के अंदर आप कोई भी ऐसी चीज छोड़ दीजिए, मिट्टी के अंदर जैसे जो चीज, पेपर छोड़ दीजिए फॉर एग्जांपल, तो कुछ समय बाद आप देखेंगे तो पेपर गायब हो जाएगा, वो पेपर खत्म हो जाएगा। तो पेपर का तो पूरा पीस था, वो गया कहाँ? तो मिट्टी के अंदर वो बैक्टीरिया, या वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया भी है तो वो एंजाइम एक्शन ही करते हैं। तो धीरे धीरे क्या करते हैं, उसका ब्रेक डाउन करते हैं, किस फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं। समझ में है कि नहीं? तो सेम काम बेटा हर जगह होता है, नेचर में जो डिकम्पोजेबल चीजें हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, और उनको यूटिलाइज कर देते हैं, बाकी उनका वेस्ट मैकेनिज्म भी कुछ होगा, लेकिन ज्यादातर केस में ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है ना समझे? बेटा हर जगह एंजाइम, उनके पास कोई चारा नहीं, उनके पास हमारी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूरल सिस्टम नहीं है, न्यूरॉन नहीं है। उनके पास, प्लांट्स के पास केवल चारा है हार्मोन्स का और एंजाइम का, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं, ज्यादातर केस में। ये ठीक है बेटा, हाँ बेटा, ये मैंने बता दिया था, ये लिख लीजिए आप लोगों को। एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू केमिकल कंपाउंड्स कॉल्ड हार्मोन्स। ठीक है ना। हार्मोन्स क्या होता है, ऊपर लिख लिया है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है मैंने बता दिया है। ये देखो यहाँ पे मैं बता रहा था डक्टलेस, देखो यहाँ डेफिनेशन में, दीज आर द केमिकल मैसेंजर सेक्रेटेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस क्यों बोला है, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम बोला ना। अगर एक्सोक्राइन सिस्टम होता तो डक्ट होता, डक्ट मतलब पाइप। ठीक है ना, पाइप के थ्रू सिक्रेशन होता है, ठीक है ना।
तो बच्चों देखो हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम कहाँ तो कहाँ पे है। ठीक है, तो एक हाँ, सेकेंड में, 2 मिनट दीजिए, मैं 5 मिनट में लिख लेती हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है ना, आप वहां से लिख लीजिएगा, ठीक है, मैं सेम फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है ना, आज की क्लास के बाद खत्म हो जाएगी, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा अगर इसकी जरूरत तो है। वंश को बोल दीजिए, वो सेंड कर देगा। ठीक है ठीक है, नहीं वो रिटर्न वाला तो ठीक है, मैं ये वाला जो पीडीएफ है वो शेयर कर दूँ। ठीक है बच्चों, देखो अब ये कुछ ग्लैंड्स है जो हमारे, इसके ऐसा नहीं कि बस इतने ही ग्लैंड्स हैं, हमारे बॉडी में और भी ग्लैंड्स हैं, लेकिन ये कुछ ग्लैंड्स हैं जिनके बारे में हमको जानना है, केवल कुछ ग्लैंड्स, ठीक है। तो क्या क्या है मैं बता देता हूँ। बाकी एनसीईआरटी जिनके पास है वो कलर डायग्राम भी देख सकते हैं इसका, एनसीईआरटी है तो देख लीजिए, कलर डायग्राम आपके पास होगा, ठीक है। मेल और फीमेल का अलग अलग करके दिखाया गया है, आप लोग देख लीजिए। मैं जल्दी जल्दी इन सब का फंक्शन बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा समझते चलिए, इतना डिटेल में आपको फंक्शन नहीं है। ये सब जितनी भी चीजें आप अभी बायो में 12th 10th के पढ़ रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन, है ना, तो उसमें बहुत परेशान नहीं होना कि हर ग्लैंड्स का क्या काम है सब चीज का। हाँ लेकिन फिर भी मैं आपको जहां तक पॉसिबल होगा वो सब चीजें मैं बताते चलूँ, ठीक है। देखो एनसीईआरटी में थाइमस ग्लैंड भी है, थाइमस दिखा है, ठीक है। देखो बच्चों, यहां से देखते चलिए, ऊपर से देखिए, ये लिखवा देंगे नीचे किसका क्या काम है, ये लिखा हुआ है टेबल के अंदर, तो ये टेबल हो जाएगा, कोई उससे दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग परेशान मत होइए। बस अब चीजों को जो मैं बता रहा हूँ बस समझते चलिए, ठीक है। लास्ट पोर्शन में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के, उसके बाद हम चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल मतलब एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। सर थाइमस ग्लैंड है। वो बता देंगे बच्चे, थाइमस ग्लैंड मैं पूछ रहा था कि एनसीईआरटी में होगा शायद, एनसीईआरटी में है ना थाइमस। हाँ यहाँ नहीं बना हुआ थाइमस एनसीईआरटी में। हाँ पीनियल ग्लैंड, हाँ पीनियल ग्लैंड है, वो भी मैं बता दूंगा। तो एनसीईआरटी वाला इमेज खोल लेता हूँ, एक मिनट। बहुत ही ठीक है ना। सबसे पहले ऊपर कौन सा ग्लैंड दिख रहा है, एनसीईआरटी है सबके पास, सर्च नहीं हुआ। हाइपोथैलेमस, नहीं, सबसे पहले कौन सा हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड। सबसे पहले, सबसे पहले हाइपोथैलेमस देख रहे हैं आप लोग, हाइपोथैलेमस ग्लैंड का क्या काम है। बच्चों मैंने इसको थोड़ा सा टच किया था, ये मास्टर ग्लैंड्स होता है, मतलब ग्लैंड्स ऑफ ग्लैंड्स होता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड्स ऑफ ग्लैंड्स होता है, मतलब सभी ग्लैंड्स का मास्टर ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो होता है ग्लैंड्स ऑफ ग्लैंड्स होता है, ग्लैंड्स ऑफ ग्लैंड्स का मतलब क्या है, ग्लैंड्स ऑफ ग्लैंड्स का मतलब बच्चों ये सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, सबका कमांडिंग ऑफिसर है, ऐसा समझो। हाइपोथैलेमस क्या है, सब ग्लैंड्स का कमांडिंग ऑफिसर है, वो सब ग्लैंड को कमांड देता है कि क्या करना है, इसीलिए बोलते हैं मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स। हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स, क्योंकि सभी ग्लैंड ग्लैंड को एक कमांड देता है कि कितने मात्रा में सिक्रीशन करना है, समझ रहे हो कि नहीं बात। भाई कोई मास्टर होना चाहिए ना जो सब चीज को कंट्रोल करे, और वो ब्रेन के पास रहे, राजा जो है किंग है उसके पास रहे, ताकि वो कमांड को रिसीव करे और बाकी चीजों को ट्रांसफर करे। तो बच्चों ये भी एक हार्मोन सिक्रीट करता है जो एक पर्टिकुलर ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। जैसे मान लो कि आपके बॉडी में शुगर बढ़ गया, शुगर बढ़ गया तो ब्लड के अंदर एक केमिकल सिक्रेट करेगा, वो केमिकल जाके पैनक्रियाटिक ग्लैंड, पैनक्रियाज दिख रहा हो ना, पैनक्रियाज ये वाला ग्लैंड है, दोनों जगह पे आप देखिए, ये पैनक्रियाज है जो येलो कलर से दिख रहा है आप लोग को, ये पैनक्रियाज है। दो दो इस तरह से बीन्स टाइप का दिख रहा है वो आपका किडनी है, जो बीन्स टाइप का दिख रहा है वो क्या है, किडनी है। ये जो ग्लैंड बीच में दिख रहा है क्या है, पैनक्रियाज। तो ये क्या करता है, अब ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एक केमिकल सिक्रेट करेगा, और वो केमिकल जाके किसको एक्टिवेट कर देगा, पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज के अंदर से इंसुलिन निकलने लगेगा, जैसे आप लोगों ने सुना होगा किसी का शुगर अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। शुगर का बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर बढ़ जाए तो बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। पैनक्रियाज इतना इंसुलिन सिक्रेट नहीं कर पाता है जिससे शुगर का डाइजेशन हो सके, समझ रहे हैं ना। तो जैसे ही आपके बॉडी में, जैसे नॉर्मल जिसकी बॉडी वर्किंग में है, अच्छे से काम कर रही है, तो जैसे ही ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ती है, ये जो हाइपोथैलेमस है वो तुरंत एक सिग्नल पास करता है कि देखो ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ गई, सिग्नल कहां तक जाता है, केमिकल सिग्नल। अब जाएगा कैसे, ब्लड के थ्रू जाएगा,
ब्लड के थ्रू, ब्लड पैनक्रियाज में भी तो जाएगा, ब्लड बॉडी के हर पार्ट में जाता है। तो इस पैनक्रियाज के पास जाएगा, पैनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा, शुगर को कम करने लगेगा। तो जैसे ही शुगर वापस अपने लेवल पे आएगा, फिर से ये जो हाइपोथैलेमस है उस केमिकल का सिक्रीशन बंद कर देगा। तो पैनक्रियाज फिर से इनएक्टिव स्टेट में या कम एक्टिव स्टेट में आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, हाइपर एक्टिव स्टेट में आ जाएगा। तो शुगर की मात्रा इस तरह से आपका बैलेंस रहता है बॉडी में। इसको फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। बढ़ा, इनका जो मालिक है इन सबका, ग्लैंड्स का, हाइपोथैलेमस जो किंग है सबका, उसने सिक्रेशन दिया, ये ग्लैंड एक्टिवेट हुआ, उसने अपना काम किया, काम हो गया, तो वापस से उसका सिक्रेशन हाइपोथैलेमस ने बंद कर दिया। अब समझ रहे हो ना। हाइपोथैलेमस के बारे में एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं लिखा हुआ है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, जो भी आपको बता रहा हूँ। इट इज द मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स। सभी ग्लैंड्स का क्या होता है, मास्टर होता है, कौन, हाइपोथैलेमस। दूसरा बच्चों, इसके बाद उसी के नीचे ग्लैंड देखोगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस के नीचे कौन सा ग्लैंड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। देखा ना, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये ग्रोथ का ग्लैंड होता है, मतलब ये ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करता है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब बौनापन, ठीक है ना, या किसी की एक्सेस हाइट बढ़ जाना, दैट इज बिकॉज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये किसके कारण होता है बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण होता है। जैसे ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म या किसी का एक्सेस अमाउंट में हाइट बढ़ जाना, दैट इज ड्यू टू पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ग्रोथ हार्मोन होता है, बॉडी को ग्रोथ कराने में, बॉडी के हर पार्ट्स को ग्रोथ कराने में पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है बेसिकली, ठीक है ना। समझ आ रहा है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड का काम। फिर उसके बाद बच्चों थायराइड ग्लैंड होता है, आप देख रहे हैं ना, थायराइड ग्लैंड होता है। तो थायराइड ग्लैंड का काम होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनका डाइजेशन करना, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कंट्रोल करना। बच्चों इसी में एक होता है बीएसएल, मतलब बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर, ठीक है ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट। सुनो, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये सब चीज ध्यान दो बच्चों। जिसका, जैसे देखो, थायराइड ग्लैंड का काम, जैसे कुछ लोग होते हैं उनका मेटाबॉलिक रेट बॉडी का सही नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग जैसे को कम खाते हैं, वो ज्यादा फैट उनको एक्युमुलेट हो जाता है। कुछ लोग ज्यादा खाते हैं, उनको फैट होता ही नहीं, ऐसा भी होगा। मतलब देखोगे, देखने में तो दुबले पतले हैं, लेकिन खाते तो बहुत हैं। तो फिर सोचिए खाना गया कहाँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई थोड़ा ही खा लें, वो रोटी को सूंघ ले तो उनका फैट बढ़ जाता है, ऐसे भी होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें रीजन क्या है, रीजन है बच्चों की, जैसे अगर मैं तुम खाना खा रहे हो तो उसके अंदर जितनी एनर्जी है, मान लो 100% एनर्जी, तब कोई ऐसा बंदा है जिसका 100% में से 75% एनर्जी कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब यूज हो जा रहा है, बॉडी सारे सेल एक्युमुलेट कर रहे हैं, उनको यूज कर रहे हैं। और लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका 30% यूज हो रहा है, 70% बॉडी इकट्ठा कर ले रही है, और 30% जो है वो यूज कर रही है। कुछ लोग का 70% यूज कर ले रही है, 30% इकट्ठा कर रही है। तो इसी को बोलते हैं बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो सबके बॉडी का अलग अलग होता है। जैसे कोई लोग जो होता है कम खाएंगे ज्यादा फैट रहेंगे, किसी को ज्यादा खाएंगे कम फैट रहेंगे। तो ये बीएमआर के कारण होता है, बेसल। इसको कौन कंट्रोल करता है बच्चों, तो बीएसएल मेटाबॉलिक रेट को कौन कंट्रोल करता है, थायराइड ग्लैंड। कौन कंट्रोल करता है, थायराइड ग्लैंड। हाँ कुंजल बताओ बेटा। तो जो जैसे मेरी हाइट 5 फुट है, तो फिर इसका मतलब मेरे कुछ ग्रोथ डिफेक्ट हुए वो इस ग्लैंड की वजह से है, क्या नहीं नाम नहीं, है? वो मैंने आपको कल भी बताया था कि कुछ। ये वो पिट्यूटरी की वजह से बेसिकली होता है, हालांकि ये जेनेटिक होता है। जैसे किसी की हाइट कितनी होगी, ये सब चीजें जेनेटिक, ठीक है ना, कितना, हालांकि वो दैट इज कंट्रोल बाय दीज ग्लैंड्स, लेकिन वो कितना सिक्रेट होगा, वो जेनेटिक रीजन होता है उसके पीछे, ठीक है ना, कुछ कुछ चीजों का रीजन आपका जेनेटिक होता है। थायराइड ग्लैंड का आपको मतलब समझ में आया। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, ये हमारे पास है। थायराइड ग्लैंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब के सिंथेसिस का काम करता है, मतलब इन सब का कितना कन्वर्जन होगा, कितने अच्छे से डाइजेशन होगा, उसका काम कौन देखता है, थायराइड देखता है। एक इसी के नीचे देखिए पैराथायराइड है, पैराथायराइड दिख रहा है। थायराइड के नीचे एक पैराथायराइड है, पैराथायराइड है ना, ये कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, कि आपके ब्लड में कैल्शियम की कितनी मात्रा होगी, इसको कौन नियंत्रित करेगा, ये जो फ्लाइज हैं, दे आर यूजिंग द गोल्ड, ठीक है। तो ये क्या करता है बच्चों, पैराथायराइड किसका यूज करता है, किसको कंट्रोल करता है, कैल्शियम, ठीक है ना, आप देखते चलिए। उसके बाद नीचे कौन सा ग्लैंड है, थाइमस, थाइमस ग्लैंड। बच्चों थाइमस ग्लैंड वैसे आप लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। थाइमस ग्लैंड एक होता है हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको सिक्रीट करता है, ठीक है ना, इसको सिक्रीट करता है। तो जब प्रेगनेंसी हो जाती है, उसके बाद इसका सिक्रीशन होता है, तो प्रेगनेंसी के बाद चेंज होता है फीमेल के अंदर, दैट इज ड्यू टू थाइमस। थाइमस एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो सिक्रीट करता है, ठीक है ना। इसके कारण मतलब इसका मेन रोल होता है कि
जैसे मेंस्ट्रुएशन का स्टॉप हो जाना फीमेल के अंदर जब प्रेगनेंसी ऑकर हो जाती है, तो वो थाइमस कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो बाकी जैसे ओवरी को उस तरह से तैयार करना कि वो बेबी को रिसीव कर सके, ये काम भी थाइमस का होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं, हालांकि थोड़ा सा इसके बारे में, इन सब चीज के बारे में जब आपको अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन, तो उसके अंदर आपको जानने को मिलेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो पैनक्रियाज का, एक पैनक्रियाज का मैंने हालांकि यूज बता दिया। पैनक्रियाज क्या सिक्रेट करता है? इंसुलिन। क्या सिक्रेट करता है? इंसुलिन। बच्चों इंसुलिन सिक्रेट करता है। इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन का काम है आपके बॉडी में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करना, ठीक है ना। जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल से भी समझाया कि इंसुलिन का काम शुगर की मात्रा को बॉडी के अंदर कंट्रोल करना है, ठीक है। इंसुलिन के बाद बच्चों ये जो देख रहे हो किडनी के ऊपर दो छोटे छोटे कुछ दिख रहे हैं आपको, येलो येलो टाइप के, किडनी के ऊपर, ये एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है। तो एड्रिनल ग्लैंड क्या करते हैं बच्चों? ये ग्लैंड ऐसे होते हैं, जैसे मान लो आपने किसी, मैंने ये एग्जांपल पहले भी मैंने दिया कि आप किसी भी ऐसे फियरफुल सिचुएशन को देखो जहां पे आपको अचानक बहुत ज्यादा डर लग जाए, तो डर लग जाए तो आपको भागने का मन करेगा, है ना। भागेंगे वहां से, तो भागेंगे तो अचानक आपके पैरों में, आपके हाथों में मतलब क्षमता चाहिए उस तरह से भागने के लिए। आपका ब्रीदिंग रेट जो है वो फास्ट होना चाहिए, हार्ट को ब्लड तेजी से पंप करना चाहिए, तो बहुत सारे काम एक साथ होने चाहिए। तो ये काम कौन करता? आपकी जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाती है, खतरा देखते हो तो नहीं, बोलते हैं ना भौचक्का रह गया, मतलब उसकी प्यूपिल डायलेट हो गई। डायलेट हो गई ना, तो सारी एक्टिविटी जो कंट्रोल करता है वो एड्रिनल ग्लैंड करता है। तो उसको कुछ नहीं करना है, एक केमिकल सिक्रेट कर देता है ब्लड में, और ब्लड हर जगह जाता है और पूरे बॉडी को अलर्ट मोड में कर देता है, पूरे बॉडी को अलर्ट मोड में। जैसे अब ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि भागने में, किधर बढ़ा देता है ऑक्सीजन? लेग्स में और हैंड्स में, कि भागना है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप जितना तेज नहीं भाग पाएंगे, अगर कोई ऐसे किस तरह से घटना हो जाए तो आप ज्यादा तेज भागें, है ना। कोई चीज अगर आपको कोई चेस कर रहा हो या कुछ भी आपको फियर या सिचुएशन और फियर या फाइट की सिचुएशन हो, उस समय आप जितना तेज भाग लेंगे, नॉर्मली आपको बोला मैराथन लेके मारा या 100 मीटर की दौड़ करके दिखाओ, उसे नहीं। लेकिन अगर 100 मीटर की दौड़ आराम से तुम लोग जीत जाओगे, अगर पीछे कुछ खतरनाक सी चीज चेस कर रही हो, ठीक है, जैसे लॉयन वगैरह चेस कर रहा हो, कुछ चेस कर रहा हो खाने के लिए, आज उसका डिनर लंच होना हो आप, तो आप उस समय पे अपनी बॉडी कैपेसिटी को मतलब पार कर जाओगे, आपको लगेगा कि इतनी क्षमता तो मेरे अंदर थी नहीं, मैं कैसे कर गया। तो ये काम किसका होता है? एड्रिनल ग्लैंड का। सारा ब्लड का सप्लाई हर जगह से रोक के किधर बढ़ा देता है? लेग्स की तरफ, आर्म्स की तरफ, कि भागो, ठीक है ना। तो ये काम किसका होता है? एड्रिनल ग्लैंड का। इसको बोलते हैं कि जब हमारा फियर होता है, उसको फाइट करने के लिए एड्रिनल ग्लैंड यूज किया जाता है ना। तो एक साथ बहुत सारा आपके हेयर, जैसे बॉडी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे पूरे बॉडी में, है ना। ये वो भी किसके कारण होता है? एड्रिनल के कारण। प्यूपिल डायलेट हो जाएगी, आप बहुत चक्के होकर मतलब बड़े बड़ी बड़ी आंखों से देखेंगे चीजों को, है ना। अचानक ब्लड में आपके पैरों, ब्लड का मात्रा पैरों में, हाथों में चला जाएगा। तो ये सारी एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करता है? एड्रिनल। मतलब एक तरीके से आपके पूरे बॉडी को अलर्ट मोड में कर देता है एड्रिनल, समझ में आ रहा है ना। एड्रिनल के बाद बच्चों होता है टेस्टिस, या फीमेल में ओवरी, ठीक है ना। मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। यहाँ पे देख रहे हो ना, दो जगह ये ओवरी है, ये मेल में ये टेस्टिस है। ये बोलते हैं सेक्स हार्मोन्स। तो जो प्यूबर्टी के टाइम में आप में चेंजेस होता है, ठीक है ना, प्यूबर्टी के टाइम में जो मेल या फीमेल में चेंजेस होता है, दिस इज ड्यू टू दो टेस्टिस के कारण, ठीक है ना। तो टेस्टिस होता है, टेस्टिस क्या सिक्रेट करता है? टेस्टोस्टेरॉन। ह्यूमन में या मेल में क्या होता है? सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन। फीमेल में सेक्स हार्मोन क्या होता है? इस्ट्रोजन, ठीक है ना। तो फीमेल के बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो इस्ट्रोजन के कारण आते हैं, मेल के बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो टेस्टोस्टेरॉन के कारण होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मेल के अंदर इस्ट्रोजन नहीं होता है, मेल के अंदर भी इस्ट्रोजन होता है, कम मात्रा में। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरॉन नहीं होता है, होता है लेकिन कम मात्रा में, ठीक है ना। लेकिन फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये इतने ही ग्लैंड्स क्लास 10th में आपको पढ़ने हैं। एक ग्लैंड में छूट गया जो मेरे से, वो पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड है ना पीछे, तो इसके बारे में मैंने क्लास में हल्का सा टच किया था, याद है आपको? कि जैसे आप, पीनियल ग्लैंड आपके रूटीन को बनाता है, रूटीन को एक्टिवेट करता है, ये क्लॉक होता है आपके माइंड में, क्या होता है? क्लॉक होता है। मैंने एग्जांपल दिया था कि आप अगर रोज सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दो, 1 महीने या 21 दिन तक उठो, तो 22वें दिन अगर आप अलार्म नहीं भी लगाओगे तो आपकी 4 बजे नींद खुलेगी, ठीक है ना। वो किसके कारण होता है? पीनियल ग्लैंड के कारण। जितने लोग को ज्यादातर जुकाम होता है, वो क्योंकि अपने पीनियल ग्लैंड का वॉट लगा देते फिर हैं, ठीक है ना, नहीं, मतलब। अगर हाँ आपको जल्दी उठना पड़ होना हो तो फिर अपने तकिए पर
उतनी बार सिर मारो जितनी बजे उठना है, उसके बाद आप उठ जाओगे। मे भी अलग अलग फिर लोगों का काम जो भी नहीं ट्रिक है। करता, हाँ। फिर काम नहीं करता। हाँ। ठीक है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि पीनियल ग्लैंड्स आपको जो भी आपकी रूटीन एक्टिविटी, जैसे आप जितने बजे खाते हैं, जितने बजे आप मतलब जो आपकी एक्टिविटीज है, तो आपके बॉडी में डेटा स्टोर होता है। अच्छा, तो पीनियल ग्लैंड ये पूरा सिस्टम होता है, अच्छा ये ऐसे ऐसे कर रहा है, मतलब वो अपने हिसाब से बॉडी को एडजस्ट करता है, इसलिए सेम टाइम पे लगभग सब चीजें करनी चाहिए। इंसान में थोड़ी बहुत चीजें चेंज हो सकती है, लेकिन पीनियल ग्लैंड का ही काम। बच्चों, जो चीज सिलेबस में नहीं था वो भी मैंने आपको बता दिया, ताकि आप लोग को बायो के अंदर इंटरेस्ट जगे, जो भी डॉक्टर वगैरह बनना चाहें। बाकी कोई बात नहीं, जो अलग लाइन में जाना चाहे उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चों ठीक है, ये टेबल है, मैंने बता दिया था, एक बार जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं। हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन। कहाँ से सिक्रेट होता है? थायराइड से। हार्मोन का नाम क्या है? थायरॉक्सिन। कहाँ से सिक्रेट होता है? थायराइड से। कहाँ उसका लोकेशन क्या है? नेक और थ्रोट, है ना, मतलब ये सब लोकेशन भी याद रखना है। इसका क्या है? रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कितना, बताया ना आपको, कि कितने परसेंट स्टोर होगा, कितने परसेंट यूज होगा, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उसी को मेडिकल की भाषा में बीएमआर बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। लेकिन ठीक है, अभी 10th के लेवल पे कार्बोहाइड्रेट और फैट को। इसमें बच्चों मैंने आपको बताया था पैराथायराइड नहीं है, इसलिए नहीं लिखा है। ठीक है, पैराथायराइड का काम होता है कैल्शियम की मात्रा को ब्लड में रेगुलेट करना। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी, ये मिड में होता है। मिड, यहाँ पे थोड़ा मिड ब्रेन लिख लेना बच्चों, ठीक है ना, मिड ब्रेन लिख लेना। मिड ब्रेन समझ रहे हो ना, बताया था ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो मिड ब्रेन में होता है, क्या करता है तो बता चुका हूं मैं, ग्रोथ को रेगुलेट करता है। एड्रिनलीन, हार्मोन का नाम है एड्रिनलीन। कहाँ से सिक्रेट होता है? एड्रीनल ग्लैंड से। एड्रीनल ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है? ठीक किडनी के ऊपर। ठीक है, एबव बोथ किडनी। रेगुलेट, देखो रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, हार्ट बीट, देखो हीट लिखा है बच्चों, थोड़ा थोड़ा करेक्शन यू हैव टू डू। हार्ट हीट, वो उसका मतलब कुछ नहीं, हार्ट बीट। ठीक है ना, हार्ट बीट को, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब ब्लड शुगर को, है ना, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को, जो मैंने आपको चीजें बताई, वो ये कंट्रोल करता है। सिक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन। देखो एस्ट्रोजन की दो स्पेलिंग मिलेगी आपको, परेशान मत होना, दोनों सही है। एक मिलेगा जैसे ये लिखा है ESTROGEN, एक ओ से शुरू होगा, OESTRO, वो भी ठीक है। एक ई से शुरू होगा, ओ से, दोनों चलेगा, दोनों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। टेस्टिस और ओवरीज, ठीक है, जेनाइटल या लोअर एब्डोमेन एरिया में ये दोनों प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी, ये इसका कारण है। ठीक है ना, ये इनके कारण होता है। इंसुलिन बच्चों पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है, बिलो स्टमक। पैनक्रियाज देखा ना, पैनक्रियाज का लोकेशन आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। ठीक, हमारा जो स्टमक होता है उसके नीचे होता है पैनक्रियाज, ठीक है ना। इसका क्या काम होता है? रिड्यूस एंड रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल। ठीक है बच्चों, छोटी छोटी बात है कि आयोडाइज सॉल्ट क्यों खाना चाहिए, क्योंकि आयोडाइज सॉल्ट जो है थायरोक्सिन के बनने में मदद करता है। और थायरोक्सिन नहीं होगा तो एक बीमारी होता है ग्वाइटर, ग्वाइटर घींगा रोग। देखा है, गला बड़ा बड़ा हो जाता है, कभी देखा है किसी को? एक यस रोग सर। होता है ग्वाइटर, ग्वाइटर, वो घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा रोग होता है मतलब वो कुपोषण का शिकार है, वो ज्यादा खाएगा भी, उसका BMR एकदम खराब हो चुका है। BMR खराब होने का मतलब है वो ज्यादा खाएगा भी तो उसके शरीर में जैसे लगेगा नहीं, समझ रहे हो ना, उसका ज्यादातर फैट एक्युमुलेट होगा, बॉडी उसको यूज नहीं करेगी, है ना, BMR। तो BMR उसका खराब है, उसको ध्यान देना। तो ग्वाइटर होता है इसके कारण। देखा है कि दिखाऊं मैं ग्वाइटर? देखा है ना ग्वाइटर? किसने नहीं सबने नहीं देखा है? नहीं देखा ग्वाइटर? ये गला ऐसे बड़ा हो जाता है यहाँ पे, देखो, दिस इज ग्वाइटर, ये ग्वाइटर है। सर डबल चिन। हाँ, डबल चिन इज ए डिफरेंट थिंग। डबल चिन तो ये होता है, ये यहाँ ये डबल चिन है। ग्वाइटर मतलब ये गला जो है वो है इस तरह, देखो। हाँ, ये गला है ना, डबल चिन इज ए डिफरेंट, ग्वाइटर। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस में ग्वाइटर, देखो थोड़ा छोटा बहुत। क्यों हाँ। होता है? हाँ, जैसे बोलते हैं ना, जैसे आप देखो नॉर्मल भी टेस्ट कराओगे तो डॉक्टर बोलेगा कि इनको थायराइड का प्रॉब्लम। ऐसा आपके फैमिली में खुद आप अगल बगल अपने सुनते हो कि इनको थायराइड का प्रॉब्लम। तो थायराइड का प्रॉब्लम ये नहीं कि उनको ग्वाइटर हो गया। ग्वाइटर एक एक्सट्रीम सिचुएशन, ठीक है ना। पहले अधिकतर होता था, अब चीजें कंट्रोल हो गई हैं। क्यों कंट्रोल हो गया है? क्योंकि अब ज्यादातर जो सॉल्ट आ रहा है, पहले क्या होता था, गांधी जी का नमक आंदोलन, तो क्रिस्टल वाले नमक खाए जाते थे, याद है आपको?
अरे कभी अभी भी देखा होगा, जो खुला हुआ नमक मिलता है, कभी आपने, शायद अब तो बंद हो गया होगा, पहले होता था कि 1 केजी में 1 रुपए में 1 केजी नमक मिलता था। और वो नमक होता था खुला वाला, क्रिस्टल वाला। मतलब जो क्या क्रिस्टल वाला कैसे, बेटा समुद्र को सुखाया, उसके बाद जो क्रिस्टल बने उसमें जितना पॉसिबल हुआ फिल्ट्रेशन किया, फिल्ट्रेशन करने के बाद मार्केट में आ गया। तो जब वो लोग खाते थे तो उसके अंदर आयोडीन की मात्रा नहीं होती। तो आयोडीन की मात्रा नहीं होती थी तो थायरोक्सिन हार्मोन उससे इनहिबिट होता था, कम मात्रा में होता था। इसीलिए पहले ये रोग बहुत पाया जाता था, अब ये रोग नहीं पाया जाता है, क्योंकि अब सबके घर में टाटा सॉल्ट है कि नहीं, उसके अंदर आयोडीन होता है। अब तो अलग अलग भी निकाल रहे कि भाई आयोडीन हमने स्पेशल वाला डाला हुआ है इसके अंदर। तो अब ये रोग कम देखने को मिलता है, बिकॉज थोड़ा उस अवेयरनेस सॉल्ट के में कारण ये क्या चीजें। था? हाँ, उस सॉल्ट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता था? हाइड्रोक्लोरिक नहीं बेटा, आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन। नहीं, जिस सॉल्ट की आप बात कर रहे थे, 1 रुपए में 1 केजी। हाँ नहीं, उसके अंदर HCl के अलावा जैसे उसके अंदर MgCl होता था, मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह होता था, ये सब चीजें हार्मफुल, तो वो हमारे काम की चीजें नहीं है। HCl नहीं होता था, HCl होगा तो आदमी खाएगा ही, तो मर जाएगा। फुल होती थी, क्या बेटा? हार्मफुल होती थी ये हाँ वो सॉल्ट। हार्मफुल होता था बेटा, वो अनफिल्टर्ड रहता था ना वो चीजें, बिल्कुल ही हाँ, फिल्टर्ड नहीं रहता था। मतलब उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज रहती थी, वो सारे नमक हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। अब कोई बोले अमोनियम क्लोराइड खा रहा है सोडियम क्लोराइड के साथ, तो उसका काम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है मतलब बचना है, ठीक है, सारे नमक हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। सोडियम पोटेशियम ये सब हमारे लिए फायदा। बच्चों ग्वाइटर समझ में आया ना, तो ये सब लिख लेंगे। डायबिटीज, डायबिटीज क्यों होता है? तो डायबिटीज बच्चों जानते हो कि बॉडी के अंदर ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, शुगर के अंदर, सॉरी ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो हमारा डायबिटीज होता है। कॉज क्या होता है? तो पैनक्रियाज इंसुलिन को कम मात्रा में सिक्रीट करता है, ठीक है ना। ट्रीटमेंट क्या है? ये ट्रीटमेंट है कि भाई या तो इंजेक्शन लीजिए अगर बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है तो, अगर कम मात्रा में है तो कुछ मेडिसिन लीजिए जिनके अंदर इंसुलिन की मात्रा होती है। तो इनडायरेक्टली आप इंसुलिन बढ़ाते हैं अपने बॉडी के अंदर, समझ में आ रहा है ना, इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। तो ये सब फीडबैक मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है बच्चों? हार्मोन सिक्रीट हुआ, जैसे मैंने इंसुलिन का एग्जांपल लेके अभी बताया था ना, ब्लड शुगर बढ़ा, हाइपोथैलेमस ने ऑर्डर दिया, आपको लिखना नहीं है कि हाइपोथैलेमस ने ऑर्डर दिया, आपको डायरेक्ट लिखना है ब्लड शुगर बढ़ा, पैनक्रियाज ने सिक्रीशन बढ़ा दिया इंसुलिन का। ब्लड शुगर डाउन हुआ, पैनक्रियाज ने सिक्रीशन बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन पैनक्रियाज को कमांड कौन दे रहा है ये आपको पता होना चाहिए, हाइपोथैलेमस अभी नहीं लेकिन बाद में, ठीक है ना। तो बच्चों इसको लिखना है या मैं एक ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। लिखने में टाइम वेस्ट होगा, लेकिन मैं एक ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिखेंगे नहीं, आपको लिखना है और बस कोशिश ये करना है कि एक बार पढ़ पढ़ के लिखना, पढ़ पढ़ के, इसी बहाने पढ़ भी लोगे, ठीक है ना। कि जैसे ग्वाइटर थायरक्सिन का क्या काम है, थायराइड का पूरा ये कर लेना, पूरा लिख लेना। ड्राइंग बना के एक रफ सा डायग्राम बना के देखना कि कौन सा हार्मोन कहाँ पे है, कौन सा ग्लैंड कहाँ पे है। जो सिक्रीशन करता है हार्मोन का वो क्या होता है? ग्लैंड। तो हालांकि जो टेबल के अंदर तो बना के दिया हुआ है कि कौन सा ग्लैंड कहाँ पे है, लेकिन फिर भी उस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा ग्लैंड कहाँ पे, उसकी पोजीशन, उसका वर्किंग, ये सब चीज आपको क्लियर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है बच्चों, तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस करें कुछ। ये मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, 10th का ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। टाइम वेस्ट मत वेस्ट कीजिए, कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं, समझा? तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ बच्चों, ठीक है। इसके अंदर बचे फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म नीचे लिखा हुआ है, तो बच्चों वही सेम चीज है, रिपीट किया गया है। शुगर लेवल राइज हुआ, पैनक्रियाज के सेल ने डिटेक्ट किया, सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन किया, ब्लड शुगर लेवल घटा, सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन स्टॉप हो गया। ये इसका है, तो ये बना लीजिएगा। जितनी चीजें इस PDF में है हार्मोन से सारी लिखनी है, ठीक है ना, सब चीज लिखना है इसके अंदर, ठीक है। और ड्राइंग बना लीजिएगा, ड्राइंग बनाना बायो, बायो में जैसे ना ए पिक्चर इज वर्थ थाउजेंड्स वर्ड्स, है ना, एक पिक्चर बनाना हजारों वर्ड लिखने के बराबर होता है। तो बायो के एग्जाम में जहां भी संभव हो आप लोग डायग्राम जरूर बनाइएगा, ये हमारा फिर सर, रिकमेंडेशन है। अगर अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, उसमें हमें पता नहीं है क्या लिखें, तो डायग्राम बना के मिल सकते हैं मार्क्स? देखो बेटा एक बार बताता हूँ, अगर, क्योंकि जो बोर्ड का पेपर चेक करता है ना वो पागल हो जाता है थोड़ा सा। पागल सर मतलब पास। क्या होता है? जैसे, जैसे सुनो, जैसे मेरे सामने 20 30 कॉपी 40 कॉपी है, ठीक है ना। तो मैं 1 2 3 4 5 जनरल ह्यूमन टेंडेंसी, 1 2 3 4 5 तो मैं बहुत बढ़िया चेक करूंगा क्योंकि मैं अभी फ्रेश हूँ, ठीक है। 5 के बाद जब छठा, सातवां, आठवां, नौवां, तो मेरी एनर्जी उसी तरह से डाउन होती जाएगी और मेरा इंथुजियाज्म भी उसी तरह से कम होता जाएगा।
तो चीजों को पढ़ने की जगह मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये देखता हूँ कौन बच्चा मुझसे पढ़वा ले रहा है। ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जैसे कभी कभी देखते हो कि बहुत बच्चा टैलेंटेड है, उसके बोर्ड्स में नंबर नहीं है। कोई बच्चा बहुत कम टैलेंटेड है, उसके नंबर कुछ ज्यादा ही दिख रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, कोई कोई बच्चा होता है कि चीजों को पढ़वा लेता है। जब टीचर उस मेंटल स्ट्रेस में रहता है तो उसको पढ़वा लेता है। कैसे पढ़वा लेगा? अब जानबूझ के पैराग्राफ लेगा, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर देगा, कुछ वर्ड हाईलाइट कर देगा। तो वो हाईलाइट कर देगा, तो जब उसको ऐसे नोट ऐसे वो पेज खोलेगा तो उसको पढ़ लेगा। तो वो क्वेश्चन पढ़ेगा, क्वेश्चन तो उसको याद ही हो जाता है, 6 बार सेम पेपर दिया है तो उसको क्वेश्चन याद है, तो उसके अंदर लिखा है अच्छा ये तो वैलिड पॉइंट लिखा है। लेकिन हाईलाइट ऐसा नहीं कि हर पॉइंट को कर दो। अब जो आता है उसी को करना है। अब पता चले कि तुमने जुगाड़ करके लिखा, उसको भी हाईलाइट किया हुआ है, तो एग्जामिनर सोचेगा कि तो महागधा। कि जो चीजें आपको कंफर्म आती हो उसको आप हाईलाइट करो, लेकिन श्योरिटी रहे कि हाँ ये मेरे को आता है, कंफर्म आता है। तुम देखो इसको, मेरे को आता है, वहां पे फिर तो हाईलाइट कर देना चाहिए। पूरे इंडिया में बायो। सिर्फ एक ही हाँ सेम ही क्वेश्चन पेपर देते हैं ना बोर्ड का। हाँ। बोर्ड। तो हाँ, तो ऐसा होता है, तो इसीलिए बोलो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे पहले ही मिल जाता है, एक सेंटर रहता है चेकिंग के लिए। उसे बोर्ड्स का पेपर लग जाता है, कैमरा रहता है, इन्विजिलेटर रहते हैं, है ना। तो वो चेक करते हैं, फिर देखते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं कौन टीचर क्या चेक कर रहा है। ये सब चीजें होती है। तो उसमें क्या होता है, अब कोई कहे ना मैं चेक कर रहा हूँ, लेकिन एक पेपर के बाद लगेगा 10 पेपर चेक करने के बाद कि यार ठीक है अब तो देख लेता हूँ। तो जिसका ठीक ठाक राइटिंग दिख जाएगा, है ना, देखो कहे चाहे ना कहे कोई फर्क तो पड़ता है। ठीक ठाक जिसकी थोड़ी सी राइटिंग दिख जाएगी, जिसने बायो में दो चार डायग्राम बना दिया होगा, उसके एक ह्यूमन के अंदर ना साइकोलॉजी में बायसनेस होता है। उसको पता नहीं होता है, लेकिन वो किसी के प्रति बायस रहता है। उसने नोटबुक पढ़ा, उसको शुरू की कुछ चीजें अच्छी लग गई, वो बायस हो जाएगा। तो जहां डाइसी मोमेंट रहेगा, डाइसी मतलब वहां नंबर कट सकता है, तो वहां नंबर वो दे देगा। जैसे उसके पास उसके हाथ में है कि वो 3 में से 2 दे या 2.5 दे। तो अगर उसने शुरू में जब उसने पेपर को चेक किया और उसके दिमाग में इंप्रेशन बन गया कि बच्चा अच्छा है, और वो ऐसा नहीं कि वो बना के बैठेगा, वो ह्यूमन साइकोलॉजी। आप ही पेपर आपको दिया जाएगा, आप ऐसा सोचोगे, नाम हटा दे, 2 4 क्वेश्चन शुरू के चेक करो, बहुत बढ़िया लिखा है, तुम्हारे दिमाग में उसका इमेज है कि लड़का तो बहुत अच्छा है। अब उसके बाद जहां उसको 3 में से 2 देना है, वहां पेन से 2.5 निकल जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जहां पे एक माइनर मिस्टेक पे नंबर 0.5 मार्क्स कट करना है, वहां पूरा निकल जाएगा। ठीक है ना। तो ये होता है, बायसनेस होता है, मेंटल बायसनेस होता है बच्चे, ठीक है ना? फिर तो अगर पूरे इंडिया में सेम ही पेपर देते हैं तो फिर अगर मेरा कोई दोस्त है जो यूपी में है तो तो मैं उसको बोल सकती हूँ कि एग्जाम के बाद अपना पेपर दे दे कहाँ तो। आपका दोस्त कहाँ पे है अगर? सर मेरे बहुत दोस्त है ना ग्रेटर नोएडा में, तो वो अगर उन्होंने पहले साइंस का दे दिया देखो तो मैं देखो, पेपर सीबीएसई वहां से। सीबीएसई देखो, सीबीएसई 3 पेपर बनाता है, डी, ओडी, ओ, एफ। अरे डी यार। मतलब दिल्ली, दिल्ली एनसीआर, अलग पेपर होता है बोर्ड का। ओडी आउटसाइड दिल्ली, अलग पेपर होता है। एफ फॉरेन, अलग पेपर। सर तो ये हम साइड दिल्ली में, बैंगलोर वाले जो आउटसाइड। सेम डेट के पेपर होंगे वो सेम होंगे। ये बात है ना, सेम डेट सेम टाइम के पेपर सेम होंगे। ये बात ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं कि नहीं यार? सेम डेट सेम टाइम के पेपर सेम होंगे। सर चलिए इस कुछ बार क्वेश्चन। यूपीएससी के एग्जाम में बहुत सारे बच्चे टॉप कर गए। एक ही हॉल, एग्जाम हॉल से 3 4 टॉपर्स। चलो ठीक है, वो डिबेटेबल, हम लोग उधर क्यों पढ़े, सुप्रीम कोर्ट पढ़ा हुआ है उसके चक्कर में हमें क्यों पढ़ना है। नीट में यस। आपको पता है एक सेंटर से 8 टॉपर निकल गए, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट लगा हुआ है, कुछ ना कुछ निर्णय निकल ही जाएगा, उसमें हम क्यों पढ़े। हाँ लकी लकी बच्चे। हाँ। लकी बच्चे, कुछ सेंटर्स पे तो, गोधरा वाले सेंटर्स पे बच्चों ने पेपर छोड़ दिए थे उसके बाद भी। उनका बोला था जितना आता है करो, बाकी जो बचेगा हम भर लेंगे, फिल कर लेंगे। तो इंडिया है, ठीक है, अब अच्छा एक्शन लिया गया है एटलीस्ट पढ़ने वालों के लिए, कि अभी आने के बाद वो एक कानून भी लागू हो गया है कि उसको 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट है, एंड समथिंग 1 करोड़ फाइन है, जो अगर पेपर लीक करता हुआ पाया जाएगा। तो ठीक है, अच्छी बात है। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर्स? बताइए, सब लोग पढ़िए क्वेश्चन को, मैं बारी बारी से पूछता जाऊंगा, आप बताते चलेंगे। सबसे पहले बारी सर ये वन। फेयर नहीं है, मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है क्योंकि मेरे एग्जाम्स थे। कोई बात नहीं, वंस की बारी, सबसे पहले वंस।
पहले का आंसर। सब लोग पढ़ो, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन हर क्वेश्चन। Which of the following statement is correct about receptors? Gustatory receptors detects taste while, अरे यार ये तो बहुत आसान है। गस्टेटरी रिसेप्टर कौन सा होता है? टंग, टंग। गस्टेटरी रिसेप्टर कौन होता है? टंग। ओला फैक्ट्री नोज। भाई साहब, अब इससे आसान क्वेश्चन मिलेगा, वंश फटाफट आंसर। सर ए। ए, गस्टेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट, सही बात है। ओला फैक्ट्री रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल, सही बात है। ए इज द करेक्ट आंसर। गस्टेटरी मतलब टंग, टंग, ठीक है ना। दूसरा, सेकेंड आरव। सब लोग देखेंगे ऐसा नहीं, सब लोग देंगे। हाँ बी। चलो देखते हैं, इम्पल्स कैसे ट्रेवल करता है सेल बॉडी के डेंड्राइट्स। गलत हो गया ये तो। और कोई? हाँ अंकित। ए। सी होगा, सी। सी सी। करेक्ट आंसर इज सी। ए नहीं। बच्चों पहले क्या होता है, डेंड्राइट से सिग्नल रिसीव होता है, सेल बॉडी के अंदर जाता है, सेल बॉडी से एक्सॉन के अंदर जाता है, और एक्सॉन से नर्व एंडिंग को जाता है। डायग्राम याद करो। अरे ऐसे फैला हुआ था, तो ये सब उसके क्या थे? डेंड्राइट से। ये उसके हाथ, ये एक्सॉन था, यहाँ पे नर्व एंडिंग था। तो सिग्नल यहां से रिसीव हुआ, सेल बॉडी के पास गया, एक्सॉन के पास गया, नर्व एंडिंग के पास गया। तो करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? सी है, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड एक्सोनल एंड। एक्सॉन का जो एंड है या नर्व एंडिंग है, दोनों बातें के। ठीक है। हाँ कुंजल बताओ। अच्छा, ये वाला मैं बताऊंगी। अभी थर्ड। अच्छा रुक जाओ। बेटा प्राणा आपकी बारी, ठीक है, अर्सिया ने पढ़ा नहीं अभी तक। प्राणा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड बेटा। बेटा ऑडिबल प्राणा? Yes, sir, it's audible. ओके बेटा, थर्ड क्वेश्चन। बेटा व्हाट इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन? Sir A. ए। ठीक है, इन साइनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम डेंड्राइटिक एंड्स ऑफ वन न्यूरॉन टू द एक्सोनल एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। क्या कहते हैं आप लोग? मेरे हिसाब से गलत है। अंकित? पर नहीं, सही ए- है। क्यों? क्या? बेटा ये बोला गया कि सिग्नल कैसे ट्रेवल करता है, तो तो डेंड्राइटिक from एंड्स ऑफ वन dendritic न्यूरॉन। end of one बेटा neuron सर डी। डी, डी, डी external। इज करेक्ट। डी इज करेक्ट। बेटा नहीं देखो, सर। बेटा सुनो सुनो ध्यान से। डेंड्राइटिक सिस्टम, डेंड्राइट्स, अरे नर्व सेल पता है ना तुम्हें? नर्व सेल में सबसे पहले, ऊपर शायद उसी का डायग्राम है क्या? नहीं, नर्व सेल में क्या होता है सबसे पहले? डेंड्राइट्स होते हैं, तो डेंड्राइट्स पे सिग्नल रिसीव होता है, सिग्नल बीच में आता है सेल बॉडी में। नहीं, ओ हाँ, सही है, डी है। मान जाओ। कोई भी न्यूरॉन ले लो। एक मिनट, न्यूरॉन ले लो। तो इस न्यूरॉन के अंदर क्या क्या होता है, तो मैंने बताया था, जितने लोग ने नहीं पढ़ा है रिवीजन हो जाएगा, ध्यान दो। ये एक न्यूरॉन है। न्यूरॉन मतलब एक सिंगल सेल है ये पूरे सेल का कॉम्बिनेशन होता है, इसका पूरा नेटवर्क हमारे बॉडी के अंदर होता है। ठीक है ना बच्चों, ये एक सिंगल सेल है, जो अभी आपने डायग्राम में देखा, थोड़ा सा हट गया डायग्राम। ठीक है। ठीक है, देखो बच्चों, तो इसमें ये क्या होता है, डेंड्राइट्स होते हैं। ऊपर देखो एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं,
ऊपर ये डेंड्राइट्स होता है। तो सिग्नल कहाँ से रिसीव होता है? आर्गन से रिसीव होता है, डेंड्राइट्स को। ठीक है, डेंड्राइट से किससे आता है? सेल बॉडी को जाता है। सेल बॉडी केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्सॉन से होते हुए ये न्यूरॉन एंड तक जाता है। ठीक है ना, नर्व एंड। ये एक्सॉन, ये जो पाइप है, ये जो वायर है, ये क्या है? एक्सॉन है। एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग तक जाता है। नर्व एंडिंग तक जाता है ना। तो सिग्नल का ट्रांसफर कैसे हो? ऐसे। तो देखो यहाँ पे साइनेप्स बनता है। साइनेप्स का मतलब फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होता है केमिकल में, और वो केमिकल फिर अगले वाले के डेंड्राइट से जाके जुड़ता है। अगला सेल जो भी होगा उसके डेंड्राइट से जुड़ेगा। तो सिग्नल कहां से गया? एक्सॉन टर्मिनल से डेंड्राइट को मिला। अब अगले वाले सेल का डेंड्राइट यहाँ पे जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है ना? साइनेट्स, एक्सोनल, साइनेट्स में केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइटिक एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा आपका क्या नाम है आपका? अनुपम। क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर मैंने अभी बताया। कहाँ पे होगा? हाँ हाँ, अनुपम। डी। अनामिका, सर कहाँ पे मेरे होगा? हिसाब से बी होगा। सर बी। आपके हिसाब से कहाँ पे होगा? ए गधों, ए। सर बी बी आ, बी बी। ए। ए क्या बात कर रहे हो? सर अच्छा ए, अच्छा इलेक्ट्रिकल टू केमिकल टू इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल? ऑक्सीजन एंड होगा ना। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट, बी। सॉरी बेटा, वर्ड वापस। यस। ठीक है, चलो ठीक है। बाकी ये एग्जाम्पलर भी मैं डाल दूंगा ग्रुप में, सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेना। और बाकी ये पीडीएफ भी डाल दूंगा। ठीक है ना? वो लिख लेना एक बार। ठीक है, ठीक है आज के सर। लिए इतना ही रहने दो। समझ में आया? सर एक अर्शिया? सेकेंड। सर एक बात कहनी है। यस सर। ओके बेटा। तो हाँ, सर वंश, ये सर वंश को बोल दीजिए वो नोट्स लिख दें और हम उसका कॉपी कर वन, देंगे। वंस नहीं, वंस ने लिखा होगा ऑलरेडी। वंस इसको लिख ले, वंस लिखा हुआ है ना बाकी नोट्स? यस। हाँ, एक बार बेटा वो सेंड कर देना, ठीक तो इसको बोल दो इसका रेगुलरली काम होगा कि अपने नोट्स भेज दिया करे है? कि मैं तो उसका वंस प्रिंट ने तो आउट। लाइव प्रोसेस के भेजी थी है बेटा। लाइव प्रोसेस को तो भेज दिए वंस। ओ इसका हाँ। रह गया तो हाँ ठीक है, लाइव प्रोसेस को तो भेज दिए। ठीक है, बाकी मैं यस पीडीएफ सर। भी शेयर कर दूंगा बाकी उनके नोट्स। ठीक है सर बेटा, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।